हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो हमने पिछले क्लास में बताया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। और आज हम लोग जानने वाले हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं कि यह होता क्या है और यह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे समझने में आसानी होगा। और उसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे। देखिए यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करना। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो नाम से पता चल रहा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें टाइम की बात की जा रही है। और क्यों टाइम की बात की जा रही है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे लगभग यूजर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स, मतलब 6 यूजर जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एक सीपीयू से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। अब जो 6 यूजर जुड़े हुए हैं, इनका मतलब क्या है कि फर्स्ट जो यूजर है, सेकेंड यूजर है, थर्ड यूजर है, जितने यूजर है सबको एक टाइम दिया गया है। अब कैसा टाइम दिएगा ध्यान देना। मतलब इसको कोई दूसरा टास्क करना है, इसको कोई दूसरा टास्क करना है, उसको कोई दूसरा टास्क करना है, उसको कोई दूसरा टास्क करना है, इनको भी कोई दूसरा टास्क करना है। इससे मतलब नहीं है। मैंने बोला कि ध्यान दो, मैं सबको, जितने स्टूडेंट बैठे हैं, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और सबको 1 मिनट में सॉल्व करके हमको दिखाना है। क्या करना है? 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाना है। 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने टाइमिंग दिया ना, एक लिमिट हमने दिया। तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है। बोलता है कि जितने यूजर हमसे जुड़े हुए हैं, मैं एक फिक्स टाइम दूंगा। तो मैंने क्या दिया, सबको 20-20 सेकेंड दे दिया। कितना सेकेंड दिया? 20-20 सेकेंड दे दिया कि बाबू अपना जो भी काम है वो 20 सेकेंड में आप प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, वो काम अपना कंप्लीट कर लेना। उससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। हाँ, अगर मैंने 1 मिनट आपको टाइम दिया है तो कोई जरूरी कि आपने मेरी अनुमति मान लेते हो? नहीं, 1 मिनट में ही खत्म करोगे? नहीं, कई लोग का ज्यादा भी हो सकता है ना। लेकिन हमने लिमिट ज्यादा दिया नहीं है, 1 ही मिनट दिया है। तो जाहिर सी बात हमको टारगेट क्या करना होगा कि कैसे भी हमको 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करना है, 1 मिनट के अंदर करना है। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, 1 मिनट लिमिट दिया तो 20 सेकेंड में भी कर सकते हो, 30 सेकेंड में भी कर सकते हो, 25 सेकेंड में भी कर सकते हो। अब कई लोग उससे कम समय में भी कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम ने टाइम दिया एक, ऐसा नहीं कहा नहीं 1 मिनट में सबका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने 20-20 सेकेंड दे दिया। तो मान लो यह जो यूजर है ना, ध्यान देना, यह जो यूजर है, इनको मैंने 20 सेकेंड टाइम दिया। तो ध्यान देना, वह 20 सेकेंड में चाहे अब एक वर्क करें और चाहे 2 वर्क करें, ठीक है, वह उससे ज्यादा उनको लिमिट नहीं दिया जाता। ठीक है। लेकिन आप बताओ, अगर इनका काम एक ही है, इनका काम एक ही है और इन्होंने 10 सेकेंड में वो कंप्लीट कर लिया, तो 10 सेकेंड बचा ना। ठीक है। तो क्या करता है यह, कहता कोई बात नहीं, परेशान मत होना, इनका कोई काम नहीं है, तो जो 10 सेकेंड है ना, मैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा समान। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ ज्यादा दूंगा, इनको कम दूंगा, इनको ज्यादा उनको कम दूंगा। तो एक एक लिमिट हम लोग बढ़ा देते थे। बोला जाता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जितने यूजर होते हैं सबको एक समान टाइमिंग दिया जाता है। उस समान टाइमिंग में ही अपना प्रोसेस क्या करना होता है, एग्जीक्यूट कराना होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। अब भले उस टाइम में एक से ज्यादा टास्क कर ले या एक ही टास्क कर ले, जो टाइम बचे, ठीक है, वो आसानी तरीके से ये सीपीयू क्या करेगा, इनको बराबर बराबर हिस्सों में आसानी तरीके से बांट देगा। वो एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, उससे ज्यादा लिमिट नहीं दे सकते हैं। इनको 20 सेकंड मिला है, इनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको मिलेगा। हाँ, कोई काम पहले कर लेता है उसी टाइमिंग में, ठीक है, इनको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है और आसानी तरीके से वो वर्क कर ले जाते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसका इस्तेमाल, ठीक है, करते हैं लोग, हम लोग नहीं करते हैं, काम यूजर नहीं करता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में, संस्थाओं में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो देखो यही लिखा गया इसके बारे में, क्या बताया गया है, यही थोड़ा सा मैंने डायग्राम बताया है और इसके बारे में बहुत बड़े से पॉइंट लिखे गए हैं। देखो पहला पॉइंट समझना, कहा जा रहा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें यूजर एक समय में एक से ज्यादा टास्क, मतलब कार्यों को पूरा कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे अगला पॉइंट देखो बताया जा रहा है, इसमें प्रत्येक टास्क को
करने के लिए बराबर टाइम दिया जाता है। क्या किया जाता है जी? प्रत्येक टास्क को करने के लिए क्या किया जाता है? बराबर टाइम दिया जाता है, इसीलिए इसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इस बताया जा रहा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया ही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वैसे बस नाम जुड़ गया टाइम शेयरिंग, यहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शंस को मैनेज करना होता है। ठीक है, और फिर से लास्ट पॉइंट बताया जा रहा है, यह यूजर को एक समय में एक से अधिक कार्य करने में मदद करता है और प्रत्येक कार्य को एक समान समय, ठीक है, में एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है? ठीक है, उसको रन किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, फिर से नेक्स्ट अगला पॉइंट बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारे मैटर लिखे गए हैं। फिर से देखो, ये बताया जा रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम को कम करना होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कार्य और समय को शेयर करने के लिए किया जाता है। मतलब होता ना, जैसे मैंने कहा कि बाबू 10 क्वेश्चन है तो आप याद कर लेना, ठीक है, तो आपकी मनमानी रहेगी, आज भी याद करेंगे, कल भी याद करेंगे, परसों भी याद करेंगे। हमने एक टाइमिंग लिमिट नहीं दिया, फिर बोला नहीं कैसे भी है आपको आज 2 पेज लिखना है। मैंने कंडीशन दे दिया, टाइम दे दिया, 1 घंटे के अंदर आपको 2 पेज लिखना है उस समय, और हमने बोला कि 2 पेज लिखना है, तो क्या यार क्या कर, थोड़ा आराम आराम कर करके लिखेंगे, जैसे 2 ही पेज लिखना है ना, लेकिन लिमिट दे दे तो ठीक है, वहां पे हमको लग रहा नहीं 2 घंटा के अंदर 2 पेज लिखना है, तो ये फर्क पड़ता है। मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम जब टाइम शेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो काम भी बहुत जल्दी से होता है, टाइम भी बचता है और आसानी तरीके से वर्क भी हो जाता है, कोई खाली नहीं बैठा रहता है। तो मैंने वैसे टास्क बोल दिया कि बहुत 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, अब तुम्हारी मर्जी, दिन भर में सॉल्व करो या 1 घंटे में सॉल्व करो या 1 मिनट में सॉल्व करो, लेकिन मैंने टाइम दे दिया नहीं 1 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, और 8 घंटे के बाद मैं फिर से काम दूंगा जो 8 घंटा आपका टाइम रहेगा, तो कितना बेटर रहेगा, तो काम आसानी से हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टास्क होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ठीक है, टाइम बचता है और काम बहुत जल्दी हो जाता है, क्विकली हो जाता है और मनमानी नहीं रहता, चलो आज हम कल करेंगे परसों करेंगे, इसलिए शेड्यूल तैयार किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा ओवर नहीं था। ठीक है, फिर से देखो बताया जा रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग और सीपीयू शेड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है हाल ही में पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, अगला टास्क यही है, अगला टॉपिक यही है। ठीक है, फिर से नीचे आते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा अभी। फिर बता रहे इस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से बहुत से लोग एक साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बोले एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन सिंगल में ऐसा था क्या? नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग कार्य कर सकते हैं। फिर तो बताया जा रहा है इस तकनीकी में विभिन्न प्रतिक्रियाओं के लिए एक निश्चित समय, फिक्स टाइम होता है और यूजर को कम समय प्रदान करने के लिए सीपीयू शेड्यूल और मल्टी प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सब लोग चाहेंगे देखिए हमारा काम क्या हो, कम समय में हो जाए। ठीक है, जब टाइम बचेगा फिर से मैं दूसरा काम कराऊंगा। ठीक, इसीलिए इस आप सिस्टम को बनाया गया, इस तकनीकी को बनाया गया, इस प्रोग्रामिंग को बनाया गया और एक सीपीयू में शेड्यूल तैयार किया जाता है, एक टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार वो चलता है। तो एक एक करके बस इसी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है। हाँ, ये रिसोर्सों को भी मैनेज करता है। देखिए फिर से बताया जा रहा है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके कई यूजर एक साथ कंप्यूटर संसाधनों, जैसे अब संसाधनों का मतलब क्या है, ध्यान देना। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा एक पीसी है, ठीक है, और इस पीसी में क्या है, एक प्रिंटर जुड़ा है, क्या है जी, प्रिंटर जुड़ा है, या हमारे मान लो देखिए हमारा हार्ड डिस्क है, मतलब और भी रैम है। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं सबके लिए अलग अलग प्रिंटर खरीदना होता, अलग अलग स्कैनर खरीदना होता, अलग अलग इस्तेमाल करने होते हैं, मतलब एक ही से आसानी तरीके से वो काम कर ले जाते हैं। यही बताया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करके कई यूजर एक साथ संसाधनों मतलब कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है या अलग अलग रिमोट लोकेशन में कई क्लाइंट को संसाधनों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। मतलब ध्यान देना, जैसे मान लो कोई पडरौना में बैठा है, कोई कसिया में बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है और सपोज एक ही प्रिंटर है, ध्यान देना ये प्रिंटर एक जगह जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से ये कमांड यहाँ से देंगे प्रिंट यहाँ निकल के आएगा, ये कमांड यहाँ से देंगे प्रिंट यहाँ निकल के आएगा, ये कमांड यहाँ से देंगे प्रिंट यहाँ के निकल के आएगा। मतलब एक ही रिसोर्स का इस्तेमाल अलग अलग लोकेशन में बैठे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको तरीका कैसे, मैं अभी चाहूंगा ना तो मैं यहाँ से कमांड दूंगा तो ऑफिस में प्रिंट निकल के चला आएगा, मतलब यहाँ से मैं कमांड दूंगा तो ऑफिस में प्रिंट निकल के चला आएगा।
मैं यहाँ से चाहूंगा तो डाटा यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, यह संभव है। लेकिन किससे संभव है? नेटवर्किंग से संभव है। ठीक है, बिना नेटवर्किंग का नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूर बैठे हैं, मान लो हम यहाँ बैठे हैं, कोई कसिया बैठा, कोई रामकोला बैठा है, तो सिस्टम तो चल रहा है। ठीक है, लेकिन उतना बेटर तरीके से नहीं चला पाएंगे जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा। लेकिन इसमें अगर यह सिस्टम मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऐसा इंटरनेट से संभव है, और प्लस उस ऑपरेटिंग सिस्टम से संभव है कि क्लाइंट अलग अलग लोकेशन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने संसाधन है, जितने रिसोर्स है, आसानी तरीके से वो कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। मतलब आप दिल्ली ही हो, एक बार रिमोट दबाओगे इससे अपने फोन से प्रिंट का, तो यहाँ पे GIT पढ़वाना में प्रिंट निकल के चला आएगा, और प्रिंटर वो ऑन होना चाहिए, लेकिन एक बार सेटिंग करना पड़ता है वो। ठीक है, वो भी मैं आपको एक दिन की क्लास में बताऊंगा, जब क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, कैसे होगा ध्यान देना। ठीक है, यही टाइम शेयरिंग के बारे में बताया जा रहा है, तो कैसे भी टाइम को मैनेज किया जा सके, रिसोर्स को मैनेज किया जा सके, टाइम बचाया जा सके, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा करती हैं। और भी देखो एक एक करके, हाँ इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को उदाहरण लिख लेना। ठीक है, लाइनक्स, मल्टेक्स, विंडो, ठीक है, सर्वर, ये सब क्या है? ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ उदाहरण है। विंडो, एंटी सर्वर आदि। हाँ, सबसे कंपनियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, एक आम यूजर नहीं कर पाता उतना, उतना इतना महंगा होता है, तो खरीद भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब समझ जाओ, मैंने अगर 15-20 सिस्टम खरीदा तो एक सिस्टम मिलेगा। ठीक है, हमारा उतना यूज नहीं है, इस्तेमाल करेंगे हम। ये बहुत महंगे होते हैं। ये पूरा मत छापो, बस ये उदाहरण लिख लो, और टाइम शेयरिंग को एक शब्द में याद कर लेना। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हर एक यूजर को एक फिक्स टाइम दिया जाता है किसी टास्क को पूरा करने के। ठीक है, इसी बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बस सिंपल है, वो तो मैंने लंबा सा प्रोसेस इसलिए लिखवाया है कि कई सारे उदाहरण दे सके, कई सारे एग्जाम्पल्स हम बता सके। ठीक है बाबू, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बनाओगे, बना लो, सब अच्छा रहेगा। टाइमिंग सबको बराबर दे दो, या ऐसे शुरू ले लो, या डायग्राम बना के टाइमिंग दे दो सबका, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड, या 1-1 मिनट या 2-2 मिनट जो भी है। चलिए लिखो, आज कैसे भी इसको खत्म करना है, कल से फिर पढ़ाना है। कल इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना सिखाऊंगा। इस नहीं, टाइम शेयरिंग नहीं, नॉर्मल ऑपरेटिंग विंडो। ये बुक में नहीं दिया डायग्राम, और तो बुक दो जैसे कल शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करके कई शुरू करता है कि समय में सिस्टम करते हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला देखिए, इसके एडवांटेज भी बताए जा रहे हैं। क्या है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है, मतलब समझ रहे हो ना? इसके एडवांटेज क्या बताए जा रहे हैं? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है, मतलब तुरंत ही हमको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, फायदा क्या होता है?
क्योंकि सभी लोग एकजुट होकर एक साथ काम करते हैं और टाइम का वहां पे वैल्यू रहता है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्स बहुत पहले मिलता है। सेकेंड बताया जा रहा है, इसमें सभी कार्यों को एक निश्चित समय फिक्स टाइम दिया जाता है, जिसके कारण कार्य सही तरीके से हो पाते हैं। समझे? फिर से नेक्स्ट अगला क्या बताया जा रहा है, यह रिस्पॉन्स टाइम में सुधार करता है, इसका उपयोग करना आसान है और यह यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मतलब, हाँ मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आसानी तरीके से यूजर ऑपरेट कर सकता है, समझ सकता है, उपयोग कर सकता है। नहीं कहते हैं यूजर फ्रेंडली, ठीक है, मतलब आप हमारी बातों को समझ सकें, हम आपकी बातों को समझ सकें और आसानी तरीके से कम्युनिकेशन हो सके, काम कर सके, इसी बोलती यूजर फ्रेंडली। मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर फ्रेंडली है। लेकिन देखो तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज भी बताया जा रहे हैं। यह ज्यादा मात्रा में संसाधनों का उपयोग करता है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब इसके लिए क्या होंगे, संसाधन थोड़ा सा ज्यादा लगेंगे, और जाहिर सी बात है जब ज्यादा लगेंगे तो क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट भी हमारे बढ़ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा यह भरोसेमंद उतना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, क्यों भरोसेमंद नहीं रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे बताया जा रहा है यह विश्वसनीय नहीं है, ठीक है, कभी कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है, और इसमें डाटा और यूजर प्रोग्राम कम सुरक्षित होता है, मतलब उतना ज्यादा सुरक्षित नहीं रहता। इसके क्या है, यह डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये इसके नुकसान है, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट बताया जा रहा है, इसमें डाटा संचार की समस्या होती है। डाटा संचार की क्या होती है, समस्या होती है। रीजन क्या होता है कि जब एक साथ बहुत सारे लोग हैं और उसको मैंने फिक्स टाइम दिया है और एक ही पीसी से जुड़े हुए हैं, तो जब डाटा को ट्रांसमिट करेंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो थोड़ा सा क्या होगा, डाटा ट्रांसमिशन करते समय थोड़ा सा दिक्कत होगी, टकराव ज्यादा होगा, ठीक है, कोलिजन ज्यादा होगा, और उस समय ठीक है डाटा की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यही इसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, एक एक करके हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलो इसको हम डायग्राम से समझाते हैं तो आपको समझ में आएगा, तब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए यह कैसे काम करता है समझने की कोशिश करना है। देखो यह हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, मेन पीसी हमारा यही है, दिख रहा है आप लोग को। अब इससे देखो क्या हुआ है, यह फाइल सर्वर जुड़े हैं, बहुत सारे टर्मिनल्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे वर्क स्टेशन जुड़े हुए हैं, ठीक है, डीबी डाटाबेस सर्वर जुड़ा है, कंप्यूटर नोट्स जुड़े हुए हैं। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, और ये काम कैसे करता है समझने की कोशिश करना। मतलब इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है, और काम कैसे करता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब जितने यूजर होते हैं, ठीक है, सभी लोग डायरेक्टली, ठीक है, एक ही नेटवर्क से, एक ही सीपीयू से जुड़ा होता है, ठीक है। अब एक ही नेटवर्क एक ही सीपीयू से जुड़ने के कारण, ठीक है, हर एक यूजर डायरेक्टली, ध्यान देना, हर एक यूजर डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो सकता है, एक मेन सर्वर से। किससे बाबू, एक मेन सर्वर से, मतलब डीबी सर्वर, जिसे बोलते हैं डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी पे डाटा रखा गया है। कंप्यूटर नोड्स, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्क स्टेशन से जुड़े हैं अलग अलग लोकेशन के, ठीक है, फाइल सर्वर भी बहुत सारे रखे गए हैं, ठीक है। मतलब समझ जाओ बहुत सारे से यूजर जुड़े हुए हैं, अलग अलग तरीकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही मेन या सेंट्रल कंट्रोलर होता है। अब होता दिक्कत क्या होती है, मतलब जैसे मान लो ये बहुत सारे यूजर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो जो काम करना होता है इनसे क्या कर लेते हैं, वो इसे डायरेक्टली मांग लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी जो काम करना होता है इनको, डाटा मैनेजमेंट सर्वर को, ये भी जिसको जो काम करना होता है उससे मांग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा बनाया गया है, इसको मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बना रहा हूँ। ये मेन सर्वर है और यहाँ पे एक नोट्स है,
और यहाँ पे एक नोट्स है, और यहाँ पे एक नोट्स है, और ध्यान देना, और यहाँ पे एक नोट्स है। चलो मान लो मिस्टर जो ये है, ठीक है, और ये मिस्टर बी है, और ये मिस्टर सी है, ठीक है, और ये डी है। तो सपोज मान लो इनको कुछ और काम करना था, इनको कुछ अलग काम करना है, इनको कुछ अलग काम करना है, इसको कुछ अलग काम करना है। तो होता क्या है इसमें, फायदा क्या होता है, जिसको कुछ ऐसा मिस्टर ए को काम करना है जो मिस्टर सी के पास है और इस मेल सर्वर के पास नहीं, या कुछ ऐसा इनको कोई काम करना है जो इनके पास है लेकिन इस मेल सर्वर के पास नहीं है, ठीक है, या कुछ ऐसे वर्क करने हैं जो सारे सर्वर पे इस स्टोर है, इस नेटवर्क पे स्टोर है। तो ये बताया जाता है कि जितने यूजर होते हैं सारे डायरेक्टली क्या होते हैं, मेन सर्वर से, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं। तो इनके पास जो डाटा है ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे। तो इन कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो डाटा इनके पास नहीं, इनके पास है। तो ध्यान देना, होता क्या है, अब ये रिक्वेस्ट भेजते किनको, इनको, कि सर मुझे यह काम करना है, ये बोलता नहीं मेरे पास नहीं है बाबू। तो वो चेक करेगा कि मेरे साथ जितने लोग कनेक्ट है, जितने लोग जुड़े हैं, ये इंफॉर्मेशन किनके पास है। तो जब चेक किया तो पता चला इनके पास है, तब ये मांगेगा, कहेगा बाबू दो हमको जरूरी है, फिर तुरंत इनको देंगे, और उसके बाद या इनको दे देंगे या इनको दे देते हैं, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होते हैं, ठीक है, सेंटर होते हैं, तो वहां पे लोग करते क्या है, कुछ ऐसा ही शेड्यूलिंग करते हैं और ऐसे यूजर को बैठाते हैं, कहते हैं बाबू तुम लोग सभी लोग अपना अपना स्पेशल टास्क करना, जो भी मांगना है हमसे लेना, जो भी डाटा लेना हमसे लेना। कोई ऐसा डाटा है तो मिस्टर ए के पास है लेकिन मिस्टर बी के पास नहीं है और उसको जरूरी है, तो परेशान मत होना, इसको डायरेक्टली आप फोन मत करना, इससे झगड़ा मत करना, आप मुझसे रिक्वेस्ट भेजना, मैं इससे रिक्वेस्ट भेजूंगा, मैं इससे रिसीव करूंगा, मैं आपको दे दूंगा। देखिए कुछ ऐसा ही प्रोसेस चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, नाम ही रखा गया डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बोलो उसको क्या करो, उसको जब भी जरूरत पड़े, ठीक है, आप बराबर बराबर हिस्सा या कुछ कुछ हिस्सा आसानी तरीके से बांट दो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ काम होता है, मतलब जिसको जो जो जरूरी पड़ता है वो डायरेक्टली क्या होता है, वो मेन नेटवर्क सिस्टम से ले लेता है और आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन ध्यान देना, थोड़ा दिक्कत भी होती है, और कहाँ दिक्कत होती है, अब मान लो या पीसी सब जुड़ा है इसी से ना, लेकिन किसी कारण से ही खराब हो जाता है, तब ना यह सही से काम कर पाएंगे, 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 मतलब चारों लोग बैठ जाएंगे आराम से, ठीक है। और जब तक ये बनेगा नहीं तब तक आसानी तरीके से कोई काम नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग बैंक में जाते हो, अब बैंक में जाते हो तो बैंक मैनेजर कहता है कि बाबू हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी कहता है क्या इंटरनेट नहीं चल रहा है, देखिए हो, ठीक है, इंटरनेट न चले ना, ठीक है, वहां पे नहीं चल रहा होगा, इंटरनेट न चले तो लाखों करोड़ों, ठीक है, अरबों का नुकसान होगा एक एक मिनट में, ठीक है, एक एक सेकंड में। मतलब हम जाते हैं 1 मिनट 10 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करते हैं, अतः बैंक मैनेजर कहता है या जो भी पैसा देता है हमको कहता है सर्वर काम नहीं कर रहा, कल आइएगा, वो नहीं कहता इंटरनेट नहीं चल रहा है। मतलब जितने वहां पे लोग स्टाफ है ना, और जितने लोग पीसी है ना, एक मेन सर्वर से जुड़ा होता है। और जब सर्वर ही काम न करे, और सर्वर पे सारे अकाउंट नंबर है, सारी डिटेल है, ऐसा तो नहीं बैंक मैनेजर को तुम्हारा अकाउंट नंबर याद है, आपके खाते में कितना पैसा वो याद है, ठीक है, सारा बस अकाउंट नंबर डालता है तुरंत निकल के चला आता है, तो है ना। तो वहां पे इस कम्युनिकेशन का, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबको बांट दिया जाता है कि बाबू आपका काम यह है, आपका काम यह है, आपका काम यह है, आपका मतलब कैशियर का अलग काम होता है, बैंक मैनेजर का अलग काम होता है, नॉर्मल ऑपरेटर का काम अलग होता है। लेकिन बताओ सब किससे जुड़ा होता है, एक मेन सर्वर जुड़ा होता है। फिर वही सर्वर काम करना बंद करता है तो सभी लोग कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं, कहते हैं बाबू कल आइएगा, सर्वर कल काम करेगा तो कल हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेन कंट्रोलर यही है, जब यही खत्म है तो जब तक बनेगा नहीं तो काम करेगा नहीं, तब तक सभी लोग बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक यह ओपन ना हो जाए, जब तक काम करना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या इसके बारे में लिखा गया है और जानते हैं, मतलब कुछ ऐसा ही काम करता है। देखो बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ये तो सभी लोग कार्य करते हैं। नेक्स्ट आगे बताता है इसके बारे में, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो डाटा को स्टोर करता है और उसे बहुत सारे लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो समझे।
क्या मतलब है, यह हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पूरी डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, रखा रहता है मेन सर्वर पे रखा रहता है। और इसको जितने यूजर आते हैं, ठीक है, अरे एसबीआई का एक मेन कंट्रोलर होगा ना बाबू, ठीक है, और इंडिया में कितने इसके सेंटर है, ये सारा डाटा एक ही जगह रखा गया है ना। अब अलग अलग ब्रांचेज है इसके, उस ब्रांचेज में बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन मेन कंट्रोलर एसबीआई जो मेन सर्वर है वही काम करना बंद हो जाए तो क्या अगर कोई बैंक चलेगा जो भी इसकी ब्रांचेज हैं, क्या डाटा एक्सेस हो पाएंगे? आप बताओ, मैं एसबीआई में खाता नहीं खुलवाया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि बाबू ये नंबर लिखो, थोड़ा बताओ कितना पैसा है, बताएगा? नहीं बताएगा। मतलब एक बार हम खाता खुलवाएंगे और जाएंगे, एक बार खाता खुल जाएगा तो मेरा डाटा इस सर्वर पे क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अब मान लो खाता खुलवा दिए, पैसा नहीं जमा किए तो बताएगा? नहीं, जाके पैसा भी जमा करना होगा 2000 4000, तब आपका अकाउंट नंबर डाला जाएगा तो नाम है शंभू, पैसा है 2000 3000 4000, ठीक है, तब बताता है। तो सारा तो इसी सर्वर पे स्टोर होता है ना, तब वो बैंक मैनेजर, वो कैशियर, ये जो ऑपरेटर है, जैसे आपका अकाउंट नंबर डालता है तुरंत निकल के चला आता है कि इतना पैसा है, ठीक है। मतलब एक ही सर्वर पे सारा डाटा स्टोर रहता है, लेकिन वो क्या करता है, जब जरूरत पड़ता है वह डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है जितने लोग उससे जुड़े होते हैं। हाँ, अब ऐसा नहीं हम जाएंगे तो उससे जुड़ जाएंगे, उसके लिए स्पेशल यूजर आईडी और पासवर्ड रहता है, और उसके लिए बैंकों का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। मतलब एसबीआई का अलग है, पीएनबी का अलग है, सीबीआई का अलग है, हर बैंक का सर्वर अलग अलग है और हर एक बैंक का सॉफ्टवेयर अलग अलग है। ठीक है, हम सोच रहे हैं हम सिस्टम चला रहे हैं और जाके वहां काम कर लेंगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के बारे में 2-3 दिन सीखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा सर ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, समझे ना? ये पॉइंट्स बताया जा रहा है, फिर से बताया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जिससे एक ही कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से कई कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक चैनल होता है जिससे कई सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं, और ये बहुत सारे रियल टाइम एप्लीकेशन और यूजर्स को सेवाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मतलब अब मल्टी प्रोग्रामिंग काम करने हैं, रियल टाइम में काम करने हैं, तो बहुत सारे प्रोसेसर का इस्तेमाल करता है। मतलब प्रोसेसर बहुत सारे होते हैं, उनकी के सारे आसानी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रोसेसर है ना, जैसे आप फोन चलाते हो तो आपके पास फोन में कितने प्रोसेसर है, एक प्रोसेसर है, कितना है, एक तो है। हमारे सिस्टम में कितना है, एक है, लेकिन बहुत सारे का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर है, ठीक है, उसे बोलते हैं कि उसमें मल्टीपल प्रोसेसर है। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे पास एक है, आपके भी फोन में भी एक ही है, ठीक है। और नेक्स्ट अगला देखो बताया जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इन सेंट्रल प्रोसेसर के बीच जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है, मतलब अलग अलग टास्क अलग अलग को दे दिया जाता है कि आपका टास्क किया है, आपका टास्क किया है, आपका टास्क किया है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, मतलब प्रोसेसर बहुत सारे होते हैं, एक से काम नहीं चलता है। ठीक है, मतलब किसी का काम दूसरा होता है, किसी का काम दूसरा होता है, किसी का काम दूसरा होता है। ठीक है, सबको अलग अलग टास्क दे दीजिए, बाबू तुम यह क्या करना, केवल अकाउंट खोलना, ठीक है, तुम विड्रॉ करना, तुम डिपोजिट करना, मतलब सर्वर अलग अलग बनाए गए हैं, मतलब काम एक ही बंदा करता है, लेकिन वो अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होता जाता रहता है। ठीक है, तो बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के बनाया, हम तो पढ़ रहे हैं इसके बारे में, समझा रहे हैं, वो कितना दिमाग लगाया होगा। ठीक है, हम लोग जैसे इंसान ही है सब, बोलो, तो आसानी तरीके से हम लोग काम करते हैं, तो इसके बारे में बताया जा रहे हैं। हाँ, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो रहते ही रहते हैं, इसमें भी लिखा गया होगा कि एडवांटेज क्या है इसके। फिर से देखो ये डायग्राम बताया जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंशन है, क्योंकि बिना नेटवर्क का चलेगा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, जो हाई लेवल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग सीपीयू में चलाया जा सकता है, जो यूजर इंड यूजर के लिए एक सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इंड यूजर मतलब लास्ट में जो यूजर ठीक है काम करता है, जो डायरेक्टली सर्वर से जुड़ा रहता है। और डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीओ यस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, डीओएस। और एक आता है एमएस डॉस, तो इसमें फर्क है। ठीक है, एक होता है एमएस डॉस डिस्क, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे डॉस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे पूछना, ध्यान देना, अब कई बार ऐसे आ जाएगा एमएस डॉस, उसका एग्जांपल दूसरा मतलब बोलना कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और क्यों लिखा है डॉस, तो क्या बताओगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और इसके देखो कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कुछ ऐसे चलते हैं। ठीक है, लोकस और
माइक्रोस, ठीक है। ये कुछ आते हैं, ठीक है, हम लोग तो इस्तेमाल करते नहीं है, बाई डिफॉल्ट विंडो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको दो नाम रखे गए, ठीक है। हम ना देखा है, हमने देखा भी नहीं है कैसा होता है, ठीक है, गूगल पर सर्च करना मिलेगा, क्लियर है। और लास्ट होगा इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा वहां पे किया जाता है जहां पे रिसर्च होते हैं, और रिसर्च के साथ साथ रियल टाइम में उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है। क्योंकि बहुत सारे कुछ बताया जा रहा है, इतना ज्यादा हम लोग नहीं जाना है, एडवांटेज भी बताया जा रहा है, ठीक है, बेसिक पॉइंट्स हमको जानना था जिससे आगे चल के हम लोग बता सके। क्या लेके आ रहा हूँ, एक ही बात बार बार कॉपी कर लिया हूँ क्या। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, चलो अब नेटवर्क सेम ऐसा ही काम करता है, वो भी थोड़ा सा अंतर होता है उसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, मतलब देखो, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। उसका डायग्राम कुछ ऐसा था, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझना थोड़ा सा। देखो या क्लाइंट को तो समझ रहे हो आप लोग, क्या जो, हाँ, जितने यूजर जुड़े हुए हैं काम कर रहे हैं, देखिए होता क्या है, अगर फाइल सर्वर, मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक मेन सर्वर होता है। क्या होता है जी, मेन सर्वर। कोई बताएगा सर्वर का मतलब क्या होता है। हाँ, एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे डाटाबेस को स्टोर करके रखा गया है। किस पे, एक नेटवर्क, किस पे जी, एक नेटवर्क, ठीक है। अब देखो इस सर्वर से सारे क्लाइंट जुड़े होते हैं, यह क्लाइंट, यह क्लाइंट, यह क्लाइंट, यह क्लाइंट। अब प्रोफेसर अभी आपने पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी एक ही नेटवर्क से सारे क्लाइंट जुड़े रहते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है। अंतर यही है कि ध्यान देना, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है, जितने क्लाइंट जुड़े होते हैं, ठीक है, वो मेन एक सर्वर से जुड़े होते हैं, और सर्वर के साथ साथ, ठीक है, इसमें जितने, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हार्डवेयर को शेयर नहीं कर पाता। क्या करता है, वो हार्डवेयर को शेयर नहीं कर पाता, जैसे उसका रैम नहीं शेयर कर पाएगा, उसमें जो प्रिंटर है नहीं शेयर कर पाएगा। लेकिन वही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जितने हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उसको आसानी तरीके से क्या कर लेता है, शेयर कर ले जाता है, और इससे कॉस्ट बचता है, ठीक है। और इसीलिए इस नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूटेड से भी ज्यादा होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत लार्ज होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब मैक्सिमम डाटा इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है, लार्ज डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। सेकेंड क्या फायदा होता है कि इसमें, सेकेंड यह फायदा होता है कि ध्यान देना, यह डाटा को स्टोर करके रखने के साथ साथ सिक्योरिटी भी बहुत हाई लेवल का देता है। सिक्योरिटी भी देख क्या देता है, बहुत ही हाई लेवल का देता है, मतलब बहुत ही इसमें डाटा सुरक्षित रहता है। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड का इस्तेमाल, ठीक है, नौ करके किसका इस्तेमाल किया जाता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चार्जेस दोनों को अलग अलग होते हैं, ठीक है, मतलब दोनों सेम एक पैटर्न पे काम करते हैं, बस अंतर यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर नहीं किया जा सकता है, और उतने बेटर तरीके से डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा से ज्यादा लार्ज डाटा स्टोर कर रख सकता है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा देता है, और ध्यान देना सिक्योरिटी देने के साथ साथ इसमें ऐसे ऐसे प्रोसेसर लगे होते हैं
जो बहुत ही फास्ट काम करते हैं, जिससे प्रोग्रामिंग करते समय, सिस्टम को चलाते समय, ठीक है, प्रोसेसिंग करते समय कोई दिक्कत नहीं होती है और काम बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले जाते हैं। ठीक है, अदर कोई अंतर नहीं है क्योंकि दोनों का वही है। हाँ, उसमें अलग अलग लोकेशन पे लोग बैठे रहते हैं, इसमें भी अलग अलग लोकेशन पे लोग बैठे रहेंगे, क्लाइंट से जुड़े रहेंगे, नेटवर्क से जुड़े रहेंगे। हाँ, ये सर्वर काम नहीं करेगा तो ये भी लोग बैठे रहेंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड में था। बस अंतर यही है, उसमें रिसोर्सेज को शेयर नहीं किया सकता, इसमें शेयर किया जा सकता है। इसमें डाटा ज्यादा से ज्यादा स्टोर करके रखा जा सकता है, उसमें नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही इसके बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। पढ़ लोगे अब लो ना, घर पे पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में दिया है, बुक में भी दिया है। चलो हम लोग भी पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी डिवाइसेस और कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। वहां पे हमने डिवाइसेस नाम रखा है क्या? अभी मैंने पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या डिवाइसेस का नाम रखा है क्या? नहीं रखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों रखा है? क्योंकि हार्डवेयर को शेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए लिखा गया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी डिवाइसेस और कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं और जितने हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं उनको भी क्या किया जा सकता है? कनेक्ट किया जा सकता है। यही फायदा होता है। सेकेंड देखो बताया जा रहा है, दूसरे शब्दों में कहें तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। इस नेक्स्ट देखो बताया जा रहा है कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कंप्यूटर अपने डाटा और रिसोर्स को नेटवर्क पे शेयर कर सकता है। मतलब जितने डाटा है एक जगह से दूसरे जगह शेयर भी कर सकता है। रिसोर्स मतलब सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, जितने डिवाइसेस हैं सबको आसानी तरीके से शेयर कर सकता है। ये नेटवर्क में फायदा होता है। इसे बता रहा आसान शब्दों में कहें तो नेटवर्क ओएस एक प्रकार का इंटरफेस है जो नेटवर्क पे कई डिवाइस को आपस में जोड़ता है और संसाधनों को शेयर करने में मदद भी करता है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में एनओएस लिख लेना, कई बार आ जाएगा। एनओएस क्या मतलब है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये बुक में दिया है, एक बार बुक पढ़िए। और एक पॉइंट देखो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या टाइम हो गया क्या? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में एनओएस कहते हैं जो लैन लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े वर्क स्टेशन और कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। आपको सर लैन का क्या मतलब है ध्यान देना। जो हम लोग इस समय इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो कौन सा इंटरनेट है? लोकल एरिया नेटवर्क है। अब सर इसका क्या मतलब है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्या बोलते हैं? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। अब स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का मतलब क्या है? तो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें पढ़ाऊंगा लैन, मैन, पैन, वैन। ठीक है, तो तीनों अच्छे से बताऊंगा। इसमें बताऊंगा तो नहीं समझ में नहीं आएगा। लैन, वैन, वैन, पैन, ये सब लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हाँ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के आइएगा घर से। हाँ।